आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर थंबनेल एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का सितंबर 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 पार्ट 6 के सारे मॉडल एक्टिविटी के थंबनेल्स को देख पा रहे होंगे। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इन सब वीडियोस को जाके देखिए और सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे आंसर लिखकर तैयारी कर लें। या आपकी सुविधा के लिए थंबनेल्स को दिखा दिया गया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट की मदद से भी स्टडी कर सकते हैं या फिर वीडियो के अंत तक देखने पर आपको थंबनेल सब दिखेंगे, वीडियो के लिंक दिखेंगे, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस पार्ट 6 को, सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ को। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्ला में और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर, इसीलिए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए बांग्ला और इंग्लिश की मदद से, क्वेश्चन पेपर की मदद से आपके लिए सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर का रूपांतरित करके लेकर आया है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 लाइफ साइंस सितंबर 2021 थर्ड सीरीज़ को। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस बार का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसमें नंबर अलॉट किया गया है। जी हाँ, जितने क्वेश्चन हैं सभी के लिए नंबर हैं और अगस्त महीने में आपको ग्रेडिंग मिला था। सितंबर महीने का जो भी मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसमें आपको नंबर दिया जाएगा, इसलिए सही से तैयारी कीजिए, सही से आंसर्स लिखिए, स्टैंडर्ड आंसर लिखिए। और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल देता है यूट्यूब के माध्यम से भी और वेबसाइट के माध्यम से भी। आप वेबसाइट पर भी जाकर स्टडी कर सकते हैं, रिटन मटेरियल को प्रिंट आउट कर सकते हैं। 1.1 को देखिएगा, इसमें दिया गया है वाष्पोत्सर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही कथन है उसको निर्धारित करना है। तो सही ऑप्शन है बी नंबर, हवा की गति बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी सब हैं सब गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.2 को देखिए, कौन सा जोड़ी या युग्म सही है। तो यहाँ पे देखिए जो लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश निर्भर चरण, वह कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में नहीं होता है, ग्रेना में होता है। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय स्टेज डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट का। तो ए और डी गलत है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ठीक है, क्रैब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यह भी गलत हो गया। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, तो बी भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया, रसारोहण एसेंट ऑफ सेप जाइलम उत्तक की मदद से होता है। ठीक है, 1.3 को देखिएगा, विशेष जंक्शन उत्तक की पहचान करें जिसे रिजर्व पेसमेकर कहा जाता है। एसे नोड, साइनो, आर्ट्रियल नोड बोलते हैं या साइनस नोड भी बोलते हैं। पुरकेंजी फाइबर, हीज का बंडल, बंडल ऑफ हीज, एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, स्क्रीन पर आपको फुल नेम भी मैं दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें आपको यह समझ लेना है कि नेचुरल पेसमेकर जो है ऐसे नोड को कहा जाता है, किंतु वहीं यहाँ पे रिजर्व पेसमेकर बोला गया है, मतलब बैकअप पेसमेकर ऑफ हार्ट कौन है, तो एवी नोड है। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को बैकअप पेसमेकर बोलते हैं या रिजर्व पेसमेकर बोलते हैं। यह आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में स्थित रहता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें यह भी चीज़ समझ के रखिए कि कुछ दिक्कत होने पर, समस्या होने पर एवी नोड को दिक्कत हो गया तो उस समय ऐसे नोड को दिक्कत हो गया तो एवी नोड बैकअप में पेसमेकर के रूप में कार्य करता है ना। इसीलिए रिजर्व पेसमेकर किसको कहा जाएगा, एवी नोड को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 2 का 2.1 को, सूर्य के प्रकाश का कण फोटोन, ठीक है, इसको क्वांटम भी बोल सकते हैं आप, को अवशोषित करके क्लोरोफिल सक्रिय हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो फोटोन
क्लोरोफिल पर पड़ता है, पत्ती पे पड़ता है, उसके बाद वो एक्टिवेटेड हो जाता है, तभी जाके फोटोलिसिस ऑफ वाटर शुरू होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वास्तव में तब शुरू होती है। 2.2 को देखिएगा। 2.2 जो है बीटा एग्लूटिनिन रक्त समूह ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद होता है। ठीक है, एग्लूटिनिन क्या होता है? स्पेसिफिक एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी होता है जो इम्यून सिस्टम के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कौन सा रहेगा? एग्लूटिनिन बीटा वाला रहेगा। देखिए नेक्स्ट 2.3 को देखिए। पपीता के पौधे में लेटेक्स में पेपिन या पेपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। आप यहाँ पर यह समझ के रखिए कि जो पेपिन है वह एक प्रकार का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। आपको यह जान के रखना होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स के रूप में, और अंत में जो एंड प्रोडक्ट होता है वह पेप्टाइड और एमिनो एसिड्स बनता है। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिसको आपको याद करके रखना होगा। याद करके रखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। इसमें बताना है मुंह में कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है। 2 नंबर करके क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जब हम खाना शुरू करते हैं तो मुंह में ही शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, और बाकी जो चीज़ है उन सब का पेट के भीतर या फिर जैसे आमाशय में आता है उसके बाद से शुरू होता है। वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट का होगा, किंतु आप मुंह से ही शुरू करते हैं। इसलिए जब आप रोटी चबाते हैं तो याद कीजिए, केवल रोटी को जब चबाते हैं तो मुंह में मीठा रोटी खाने से लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पे लार मिल जाता है रोटी के साथ में और कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुंह में ही। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप क्या लिखेंगे देखकर समझिए। मुंह के भीतर उपस्थित दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जातीय खाद्य पदार्थ जो भोजन है, लार में उपस्थित म्यूसिन भोजन को क्या करता है? नम कर देता है और मुलायम बना देता है। ठीक है, तो लार में उपस्थित म्यूसिन है जो भोजन को नम बना रहा है। ठीक है, गीला बना दे रहा है और मुलायम बना दे रहा है। और वहीं पे एक एंजाइम जो रहता है जिसको बोलते हैं टाइलिन, वह एंजाइम स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट का जो हिस्सा हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं वह क्या रहता है? स्टार्च रहता है, क्योंकि ग्लूकोज स्टोर होके चला जाता है किसमें? स्टार्च में, और उसके बाद में वो काफ़ी फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं उसमें, तो स्टार्च के रूप में ही हम लोग भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है, स्टार्च या टाइप है बोलेंगे तो भी समझ में आ जाना चाहिए आपको, को मेल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से पाचन शुरू हो जाता है। तो याद करके रखिएगा आप, स्टार्च को मेल्टोज में बदल देता है कौन? टाइलिन। मुंह में ही हो जाता है, तो पाचन शुरू हो गया कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पर? मुंह में ही। आप चाहें तो ऐसे भी लिख कर दिखा सकते हैं। इस पैराग्राफ के बाद में स्टार्च लिखिएगा, यहाँ पे टाइलिन लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे माल्टेज लिख दीजिए इस तरह से। तो स्टार्टिंग वाला हो गया स्टार्च, टाइलिन की उपस्थिति के कारण से देखिए क्या में बदल गया? माल्टेज में बदल गया। तो इस तरह से भी आप लिखकर समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें दिया गया है कोशिका से कोशिका परिवहन में विसरण की भूमिका का व्याख्या कीजिए। तो कोशिका से कोशिका परिवहन में विसरण की भूमिका, डिफ्यूजन की जो भूमिका होती है उसको आपको बताना है इसमें। तो कोशिका से कोशिका परिवहन में विसरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला पॉइंट, मिट्टी से खनिज लवण जल को विसरण विधि के द्वारा जड़ अवशोषित करता है, अर्थात खनिज लवणों के आयन मिट्टी जल से अंशतः विसरण विधि से और अंशतः सक्रिय अवशोषण की विधि से मूलरोम की गुहा में प्रवेश करता है। ठीक है, तो यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिकाओं परिवहन पूर्व
पूर्ण रूप से विसरण के ऊपर निर्भर होता है। तो आप देख रहे हैं कोशिकाओं के जो परिवहन है वो विशेष रूप से किस पे होता है, विसरण पर ही निर्भर होता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, सभी के लिए विसरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोशिकाओं में ही एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं में पहुंचता है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं लाइफ साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 सितंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखकर समझिएगा। मानव शरीर में यूरिन के निर्माण में, मूत्र के निर्माण में नेफ्रॉन की भूमिका की चर्चा कीजिए। और दूसरा पार्ट जो है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये जानते हैं ना ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसमें से डब्ल्यूबीसी को दिया गया है श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 कार्य बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 का। मानव शरीर में यूरिन के निर्माण में नेफ्रॉन की भूमिका बताना है। देखिए, किडनी की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका या नेफ्रॉन है, जानते हैं। इसमें उपस्थित अवयव ही उत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, जब आप नेफ्रॉन की बात करते हैं तो नेफ्रॉन का डायग्राम भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरह से नेफ्रॉन का डायग्राम होता है और किस तरह से ये मदद करता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से जो नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मदद करते हैं, उसको समझेंगे। रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो करता है उसको देखिए। नेफ्रॉन का ग्लोमेरुल्स फिल्टर पेपर, छन्ना पत्र के रूप में कार्य करता है तथा इसके द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। यह रक्त से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन आदि को छानकर अलग करने का कार्य करता है। कौन? ग्लोमेरुल्स। ठीक है, प्रति मिनट वृक्क के ग्लोमेरुल्स जो है के माध्यम से 125 मिलीलीटर रक्त को फिल्टर किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए, यह किसकी भूमिका है? नेफ्रॉन की भूमिका है। नेफ्रॉन का उसका जो पार्ट्स है ग्लोमेरुल्स, उसका काम है, तो आपको उसकी भूमिका बतानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, भूमिका इसके समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट में दिया गया आयनों का सक्रिय पुनः अवशोषण, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड। देखिए, बोमेन्स कैप्सूल से क्षनित रीनल नलिका में प्रवेश करता है। इसके हैनल्स लूप की माइक्रो झिल्ली देखिए से ग्लोमेरुल्स क्षनित द्रव के आवश्यक अवयवों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और महत्वपूर्ण आयनों का पुनः अवशोषण सक्रिय पद्धति द्वारा होता है। तो यह आप समझ लीजिए कि आयनों का सक्रिय पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है इसको समझ लेना है आपको। नेफ्रॉन के कार्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए उत्सर्जी पदार्थों का स्राव और जल का पैसिव अवशोषण, क्षनित दूरवर्ती कुंडलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स द्वारा कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होते हैं जो इस क्षनित द्रव्य में मिल जाते हैं। इस क्रिया के पश्चात क्षनित जो द्रव है बना हुआ कि यूरिन कहा जाता है। क्षनित द्रव को या क्षनित द्रव यूरिन कहलाता है। यहाँ पे को मत लिखिएगा। इस क्रिया के पश्चात बने क्षनित द्रव यूरिन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट 4.1 का, जिसमें नेफ्रॉन की क्या भूमिका है उस पर आप चर्चा किए हैं, उसको आप समझे हैं। किस तरह से इसके जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, किस तरह से यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, तो यही नेफ्रॉन की भूमिका हुई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ आपको दिक्कत कहाँ पर है, समझा पाऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं के 2 कार्यों को बताना है। ये रोग उत्पन्न करने वाली जीवाणुओं को खाकर शरीर की सुरक्षा करते हैं। पहला ये हो गया काम। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिपेरिन।
तथा एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन आप समझ के रखिए, रक्त को रक्त नलिकाओं के अंदर जमने नहीं देता है। ठीक है, रक्त को जमने नहीं देता है। कौन? हेपेरिन। इस चीज को आप नोट करके रखे रहिएगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, हेपेरिन बनाने में और एंटीबॉडी का निर्माण करने में रक्त का जो कोशिका है WBC, व्हाइट ब्लड कर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं मदद करते हैं। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।